नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 16 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, वनवासी वृद्ध क आसीत, यानी वनवासी वृद्ध कौन था। दोस्तों यहां पर अगर पूरे पैराग्राफ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूं तो आप लोग का बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से मैं डायरेक्टली उस प्रश्न को हैंडल करूंगा जहां पर पैराग्राफ में दिया रहेगा, ठीक है। इससे आपकी समय की भी बचत होगी और एक समझ भी आप कम समय में विकसित कर पाएंगे संस्कृत पेपर को लेकर के। दोस्तों यहां पर पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, तत्र कश्चित वनवासी वृद्ध तत्र आगतवान, मतलब कि वहां फिर कहीं से वनवासी वृद्ध आ गए। आगे देखिए इनके बारे में चर्चा की गई है और यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया, स केवल कौपीनधारी। कौपीनधारी का मतलब क्या होता है? तो कौपीनधारी का मतलब ये होता है जो केवल लंगोट पहनते हैं, केवल लंगोट पहनते हैं, उनको कौपीनधारी कहा जाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि वनवासी वृद्ध कौन थे, तो वो कौपीनधारी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वृद्धस्य निर्धनता कस्मात् सूच्यते, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति थे उनकी निर्धनता का सूचक क्या था। यहां पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं, तदीय शरीरस्य दुर्बलता एव बोध्यति स्म यत् सह निरंतरा निर्धन इति, यानी कि उनका जो शरीर दुर्बल था, इससे ये प्रतीत होता था कि वो काफी ज्यादा गरीब है। तो आपने पैराग्राफ में देखा कि उनका दुर्बल जो शरीर था, कमजोर जो शरीर था, वो उनके निर्धनता का सूचक था। तो ऑप्शन नंबर 1 शरीर दौर्बल्यात इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी शरीर से दुर्बलता। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्मिन् अनुच्छेदे महात्मा गांधी कुत्र प्रवासम कुर्वन् आसीत्। यहां पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ओडिशा राज्य प्रवासम कुर्वन् आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा राज्य इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुर्बलः इति शब्दस्य समानार्थकः क शब्द अस्मिन् अनुच्छेदे प्रयुक्तः, यानी दुर्बल से समानार्थी शब्द यानी इससे मिलता जुलता हुआ शब्द कौन सा इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। तो इस अनुच्छेद में कृश शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका भी मतलब होता है दुबला पतला। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधीना भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण कः स्वीक्रियते, यानी कि महात्मा गांधी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसने स्वीकार किया। यहां पर देखिए, इति तदा सह निर्धन वनवासी वृद्ध उक्तवान आर्य भवान तू राष्ट्रदेवः, यानी कि उन जो निर्धन वनवासी थे, वृद्ध वनवासी थे, उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि हे आर्य तुम राष्ट्रदेव हो, यानी कि एक तरीके से राष्ट्र के प्रतिनिधि हो, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कहा गया था, वृद्ध वनवासी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 वनवासी वृद्ध इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतीक्षमाणः इति पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः, यानी कि इस शब्द प्रतीक्षमाणः में कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शानच प्रत्यय यहां पर प्रयोग हुआ है। देखिए शानच प्रत्यय में होता क्या है कि जैसे शानच यहां पे होता है, तो जो श है तालव्य श और जो च है इसका लोप हो जाता है और केवल आन बचता है, आनह बचता है, उस सेंस में आया हुआ है। तो प्रतीक्षमाणः में यहाँ पर सानच प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नित राम इति कथ विधम पदम, यानी कि नित राम जो शब्द है वो एक तरीके से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, नित राम का मतलब होता है कि सदैव हमेशा के सेंस में ये यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि वह हमेशा खाता है, वह हमेशा खाता है। तो देखिए हमेशा क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, खाने की, कि वह हमेशा खाता है। खाना क्या है, क्रिया है। खाना खाना क्या चीज है, क्रिया है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषणम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्रिया विशेषणम इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पैराग्राफ पर अंतिम प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधीनः पार्श्वस्थम कम उक्तवान। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, गांधी वर्यः पार्श्वस्थम गोप बंधु दास वर्यम उक्तवान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोप बंधु। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गोप बंधु दास सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं ताकि समय आपका ज्यादा व्यतीत ना हो। पहला प्रश्न पूछा गया था, जीवन मूल्यानि सन्ति, यानी जीवन का मूल्य क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर पहले ही लाइन में मेंशन किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीवनस्य मूल्यम अर्थात ते मानवीय गुणाः ये मानव जीवनम उत्कर्ष प्राप्यन्ति,
यानी कि जीवन का मूल्य अर्थात वे मानवीय गुण जो मनुष्य के जीवन में उत्कर्ष प्राप्ति कराते हैं वे मूल्य हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्कर्ष उत्कर्ष की बात की गई थी। ठीक है, विकल्प में देखिए केवल एक ही विकल्प में उत्कर्ष की बात की गई है, उत्कर्ष कारणानि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम कुत्र वर्तते, यानी जीवन का जो मूल्य है वो प्रधान रूप से कहाँ पर मौजूद है आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए भारतीय संस्कृतौ आदि कालातः एव जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम अस्ति, यानी कि आदि काल से ही भारतीय संस्कृति में जीवन के मूल्य निहित हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर, भारतीय संस्कृति में। ऑप्शन नंबर 4 देखिए भारतीय संस्कृतौ, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रोपनोति इति पदे मूल धातु, यानी प्रोपनोति शब्द में मूल धातु आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो इसमें मूल धातु आप है, आप का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इदानीम पदस्य समानार्थकः, यानी इदानी जो शब्द है पद है, इसका समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है। तो इदानी का मतलब होता है अब, और इसका समानार्थक जो शब्द होगा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 संप्रति हो जाएगा। संप्रति का मतलब भी होता है अब। तदा की बात की जाए तो तब होता है, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए चौथे में भी तदा ही दिया गया है, तो ये भी गलत है। दूसरा देखिए कदाचित, कदाचित का मतलब होता है कभी, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था छात्रेषु कदा संस्कारः स्थापनीयः, यानी छात्रों में संस्कार को कब स्थापित किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाल्यावस्था नाम मूल्यानाम शिक्षा, यानी बाल्यावस्था से ही बच्चों में मूल्य की शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर भी इसका उत्तर दिया गया छात्रेषु बाल्यादेव एत संस्काराः स्थापनीयः। विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर 4 बाल्यकालात्, यानी कि बाल्यावस्था के दौरान ही बच्चों में जो संस्कार होते हैं उन्हें स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निराकर्तुम इति पदे कस्य कृदंत प्रत्यय प्रयोग, यानी कि जो निराकर्तुम शब्द है इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय यूज किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें तुमुन प्रत्यय का यूज किया गया। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है कि जैसे पठ धातु है, मान लीजिए पठ धातु है, इसमें मैंने तुमुन पत्र अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पठितुम हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर गम धातु है और गम धातु में अगर तुमुन प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो गंतुम हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर निराकर्तुम दिया गया था, तो इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था जनाः, यानी कि लोग आत्महनम कदा कुर्वन्ति, यानी आत्महनम का मतलब कि आत्मा का हनन, यानी कि आत्महत्या की बात की जा रही है, यानी लोग आत्महत्या कब करते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं कदाचित ते दुख कातरो भूत्वा आत्महननमपि कुर्वन्ति, तो यानी कि जब उनको दुख होता है, दुख कातरों की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए दुख कातरो भूत्वा की चर्चा की गई थी पैराग्राफ में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था सामान्य रूपेण भाषा शिक्षकः स्वकक्षाया परिस्थिति विशेष प्रस्तुत्य कंचित प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथन पूर्वम आरभ्यते एतत् कथ्यते। ये कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में कक्षा प्रारंभ करने से पहले कुछ विशेष प्रस्तुति देता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से और अपना अनुभव शेयर किया जाता है कथन पूर्व, मतलब कथन कहने से पहले, पढ़ाने से पहले। तो ये क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या चीज़ है। तो ये पठन पूर्व कार्य है, प्री रीडिंग टास्क है, यानी कि बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए पढ़ाने से पहले जो उसको टास्क दिए जा रहे हैं, जैसे एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, टीचर उससे बात कर रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वो उनको पढ़ाई के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो पूर्व पठन कार्य ये है, प्री रीडिंग टास्क इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तमम, यानी कि दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक स्तर के पढ़ने की क्षमता यानी पठन सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा दिए गए विकल्पों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाठ अवबोधनम, यानी कि बच्चों को पढ़ करके उस पाठ का अर्थ समझ में आए, ये इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्यों, अन्य विकल्पों पर देखिए पहला दिया गया वर्णमाला अभिज्ञानम, तो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो उसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे आते हैं। तो क्या 5वीं स्तर का बालक केवल वर्णमाला के बारे में जानेगा? नहीं, उसको और भी ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। और ये वाला जो
विकल्प था ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब बच्चा पाठ पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेगा, यानी जाहिर सी बात है उसे वर्णमाला का ज्ञान होगा, तभी वो पाठ को पढ़ करके उसका अवबोध कर पा रहा है, यानी उसका ज्ञान ले पा रहा है। तो पहला विकल्प तीसरे में इंक्लूडेड था, इस वजह से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, पाठ अवबोधम। इसके अलावा अगर बात करें विरामादि चिन्हानन ज्ञानम, मतलब कि विराम चिन्ह जो होते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा हो गया, योजक चिन्ह हो गया, इन सब की बात की जा रही है। तो अगर बच्चा पाठ को अवबोध कर ले रहा है, समझ ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये सभी चीज़ों का ज्ञान होगा, तभी वो कर पा रहा है। और चौथा देखिए पठन धारा प्रवाहिता, यानी कि पढ़ने में एक तरीके से धारा प्रवाह वो पढ़े, तो ये कोई खास आवश्यकता नहीं थी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, बस वो पढ़ करके उसका अर्थ समझ पाए, यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, और पहला और दूसरा जो विकल्प है वो तीसरे में इंक्लूडेड थे, इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत, यानी कि भाषा शिक्षण के लिए संप्रेषणात्मक, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अपनी बातों को बोल करके दूसरे को अवगत कराना। तो ये बोला जा रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए प्रधान, यानी कि मुख्य, यहाँ पर अवधान क्या है, मुख्य उद्देश्य के सेंस में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि विद्यार्थी जो है वो संप्रेषण करने के लिए सामर्थ्य हो जाए। संप्रेषण करने का मतलब कि अपने भावों को बोल करके किसी दूसरे से एक तरीके से अवगत कराना, ये संप्रेषण है, ठीक है, मतलब कि अपने विचार को दूसरे से व्यक्त करना। तो यही बोला जा रहा है कि किसी भी भाषा को सीखने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए उस पर्टिकुलर भाषा में, ठीक है, इतना कम से कम उनमें सामर्थ्य आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था या पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता, यानी कि वह पद्धति जो भाषा संयोजन से शारीरिक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए किस पर आधारित है, तो ये संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था आधारभूताय साक्षरतया आंकिक योग्यतया पूर्व आवश्यकता, यानी कि जो आधारभूत साक्षरता होती है और आंकिक योग्यता है उसके लिए कम से कम न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चा पढ़ना जान जाए यानी पठनम, लिखना जान जाए यानी लेखनम, और आधारभूत अंकों का ज्ञान उसको हो जाए, आंकिक ज्ञान हो जाए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आधारभूत साक्षरता या फिर मूलभूत साक्षरता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचन कार्याणि छात्रेभ्यः प्रदेयानि तेषाम् अधोलिखेषु किम उपयुक्तम। इसका अर्थ हो गया कि व्याकरण शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ कार्य प्रदान किए जाते हैं नियमित रूप से, तो ये कौन सा उपयुक्त है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अर्थपूर्ण भवित्यम होगा, मतलब अर्थपूर्ण होगा, उसका जो व्याकरण शिक्षण का कार्य है वो अर्थपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुवाद प्रविधि, अनुवाद प्रविधि आप अंग्रेजी में जानते होंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, मतलब कि जो कठिन वर्ड्स होते थे उनका ट्रांसलेशन कर दिया जाता मदर टंग में यानी मातृभाषा में, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि अनुवाद प्रविधि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है वो क्या नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे उसमें कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जैसे कि जब उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जाता है कठिन शब्दों को, तो जाहिर सी बात है वो जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि जो मान लीजिए संस्कृत टारगेट लैंग्वेज है, तो संस्कृत में संवाद नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो तो उसको मदर टंग में एक तरीके से उदाहरण के तौर पर उसका अर्थ बताया गया। तो चूंकि यहाँ पर संवाद नहीं कर रहा है, इस वजह से उसमें कौशल, जो संवाद का कौशल है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, ये इसमें नहीं होगा। किम ना करोति यानी कि क्या उसमें विकसित नहीं होगा, तो ये उसमें संवाद का कौशल विकसित नहीं होगा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु उक्तिषु का समीचीना, यानी दिए गए पंक्तियों में से कौन सा सही है। पहला देखिए दिया गया भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ संस्कृति गंभीरा भवेत, मतलब कि संस्कृति से जोड़ करके ये उसका उत्कृष्ट पाठ होना चाहिए बच्चे का, ये बोला जा रहा है। दूसरा देखिए उत्कृष्ट पाठ है सर्व व्याकरण संरचनाम समावेश भवेत, यानी कि जो उत्कृष्ट पाठ है वो सभी व्याकरण को अपने अंदर समाहित किए हुआ होना चाहिए। ये विकल्प थोड़ा निगेटिव था। क्यों निगेटिव था? क्योंकि प्राइमरी स्तर पर सभी व्याकरण के नियम को बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। पहला यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव था, मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि संस्कृति से जोड़ने की बात की जा रही है। चौथा देखिए उत्कृष्ट पाठ समुचित दैर्ध्येन युक्त
भवेत। समुचित दैर्घ्यन कहने का मतलब कि उचित लंबाई का होना चाहिए। जो पैराग्राफ दिया जा रहा है उसको पाठ में, वो उचित लंबाई का होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। लेकिन बात करें अगर ऑप्शन नंबर 3 की, देखिए भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ छात्रेभ्य रुचिकर प्रासंगिक च भवेत, यानी कि जो पाठ होगा वो छात्रों के रुचि यानी उनके इंटरेस्ट के अनुसार और उनके प्रासंगिक, प्रासंगिक कहने का मतलब कि उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार, उनकी आयु वर्ग के अनुसार कि कौन सा उनके लिए सूटेबल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेंथ वाली बात थी ये इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि जब मानसिक स्थिति के अनुसार हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो उसके अनुसार ही तय किया जाएगा उसकी लेंथ। और जो पहला वाला था संस्कृति से जोड़ करके, ये भी इसमें आ गया कि प्रासंगिक होनी चाहिए, जो उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भाग हो उससे जोड़ करके होने चाहिए, उनके परिवेश से जोड़ करके होने चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा और इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधेः सहायाम भवति, यानी कि पठन गतिविधि करने से पहले निम्न में से क्या सहायक होगा बच्चों के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 पूर्व अनुमान कृतकस्य उपयोग, ये सहायक होगा। कैसे, आप इसको समझिए। बच्चों में पहले से पूर्व अनुमान एक तरीके से लगाने की क्षमता को विकसित करना। अब जैसे देखिए पहला जो दिया गया भाव अनुवाद कृतकस्य उपयोग, भाव अनुवाद क्यों नहीं हो सकता, जब तक आप पठन कोई लेख पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको भाव उसका नहीं पता चलेगा, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए छात्राणाम पाठ सारांशाय निर्देशम, यहाँ पर पहले की बात की गई है, पूर्व की बात की गई है, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक उसका सारांश कैसे जानेंगे, तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए व्याकरणिक संरचनानाम शिक्षणम, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि व्याकरण की संरचना के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की। इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि बच्चों को सभी व्याकरण के नियम आए, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा है जो कि अन्य सभी से ज़्यादा पॉजिटिव है और इस वजह से यहीं आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था पाठ निबद्ध क्रियाणाम विचारणाम च पात्रवत प्रेक्षकवत च लेखनम अंतः धारयन्ति, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेक्षक के तौर पर और एक किसी कैरेक्टर की यानी कि किसी पात्र को धारण करने पर आप क्या सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कि मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर दे दिया गया और जैसे कि आपको प्रेक्षक बनना है, स्कूल में प्रेक्षण करना है, ठीक है, और इस से संबंधित क्रियाकलाप करने हैं, तो आप क्या करेंगे, ये किस प्रकार से संबंधित प्रश्न है। तो ये आप स्क्रीन पर देखिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वाग्वी स्त्री तान प्रश्न है, यानी कि जिसे अंग्रेजी में एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोला जाता है। एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ है नहीं लेकिन आप मान लीजिए कि आप वो हैं, मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं लेकिन ये मानिए कि आप टीचर की जगह पे हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस बोले जाते हैं। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि बच्चे प्रेक्षक नहीं है लेकिन उनको प्रेक्षक के तौर पर एक कैरेक्टर में ढाल दिया गया, अब वो कैसे विचार व्यक्त करेंगे या फिर रिएक्ट करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन होता है, ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा कक्षायाम कविता, मतलब कि भाषा की कक्षा में कविता का क्या रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। देखिए अवबोधनाएं, मतलब कि बच्चों को बोध कराने के लिए, समीक्षणार्थ रसास्वादनाएं च भवंती, रसास्वादन मतलब कि एक तरीके से आनंदित होना के सेंस में, रस जैसे होता है ना, रस का आनंद लेना, उस सेंस में ये आया हुआ है। तो कविता इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चों को लय में कुछ भी बोलना या फिर पढ़ना उन्हें पसंद होता है, इसी वजह से उनको आनंद के लिए और अवबोध के लिए पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था छात्रस्य मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षकः छात्राणाम विषय सूचना संग्रहम करोति, मतलब कि भाषा शिक्षक के तौर पर बच्चों के मूल्यांकन करने के दौरान छात्रों के विषय में कहाँ से सूचना संग्रह किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है तकनीकी शब्दावली है, मतलब कि बच्चे कितना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शब्द जानते हैं इसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। प्राथमिक स्तर के बच्चों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि केवल तकनीकी शब्दावली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए। हाँ, अन्य एस्पेक्ट पर भी अगर जोड़ दिया जाता है तो ये विकल्प सही होता है, लेकिन यहाँ पर केवल तकनीकी शब्दावली की बात की गई है, ठीक है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए छात्राणाम प्रदर्शनानुसारम उत्तम मध्यम अवरह इति वर्गीकरणाय, वर्गीकरणाय मतलब कि यहाँ पर बच्चों को क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, उनको एक तरीके से कैटेगराइज करने की बात की जा रही है कि तुम फर्स्ट हो, तुम मध्यम हो, तुम थर्ड क्लास हो। यहाँ पर कभी भी बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर कमजोर बहुत तेज मध्यम में बांटिए, बल्कि उनकी समस्याओं को हल करते हुए उनका अधिगम अर्थपूर्ण कराइए, ये उद्देश्य होता है। तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए भाषा कक्षायाम
शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्तम, मतलब कि शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयुक्त होने से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत संकुचित है, सीमित है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, विद्यालयी। विद्यालयी कहने का मतलब यहाँ पर औपचारिक चीज़ें जो कुछ छात्र सीख रहा है उसके माध्यम से, सह विद्यालयी यानी कि अनौपचारिक चीज़ें जो हो गई, और च आयामे विविधोपकरणानि तकनीक कौशलानि च प्रयोज्य, यानी कि देखिए यहाँ पर तकनीक शब्द यहाँ पर भी आया हुआ है, लेकिन ये इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक और विविध प्रकार के जो उसने गतिविधि किए हैं उन सभी आयामों को लेकर के उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। तो सतत मूल्यांकन यही है कि बच्चे की प्रत्येक गतिविधि में मूल्यांकन किया जाए, ना कि किसी एक परीक्षा के बेस पर या फिर किसी एक टेक्निकल चीज़ के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सतत मूल्यांकन को सपोर्ट करता है, इस वजह से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, यत् परीक्षणम पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनानां कठिन्य तेषां ज्ञान स्तरे विद्यानानम अंतरालान कौशल न्यूनताम च ज्ञातु संयोचितम तत्, यानी कि देखिए बात की जा रही है यहाँ पर ज्ञान स्तर के विद्यमान होने की और कठिन जो विद्यार्थियों को लग रहे हैं उसके बारे में, मतलब कि बच्चे को जहाँ पर कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को जानना ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो ये नैदांतिक परीक्षण होता है जो अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, और एक और इसका नाम होता है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण। इसके माध्यम से बच्चों को कहाँ पर समस्या आ रही है उस समस्या का ज्ञान टीचर लेता है और उसके बाद से उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो निदानात्मक में केवल प्रॉब्लम को जांच की जाती है। तो यहीं आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा टेस्ट है, तो ये आपका नैदांतिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संचयनी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति ना समझीना, यानी कि दिए गए विकल्पों में से संचयी आकलन के विषय में कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए दिया गया है, संचयनी आकलन छात्रस्य ज्ञानार्जनस्य साक्ष्यम प्रददाति, यानी कि जो संचयी आकलन है उसके माध्यम से छात्रों को कितना ज्ञान है इसका साक्ष्य मिल सकता है, प्रदान किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, स्वतंत्रताधिकम प्रयच्छति, यानी स्वतंत्रता से संबंधित है। तो चूंकि उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी यहाँ पर एक तरीके से आकलन किया जा सकता है, तो ये उनको स्वतंत्रता देता है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्राणाम विचार सामर्थ्यम पोष्यति स्वमूल्यांकनाय सामर्थ्यम करोति च, यानी कि ये कहा जा रहा है कि छात्रों को ये खुद सामर्थ्य देता है कि वह अपना मूल्यांकन खुद कर पाए। तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे अपना रिजल्ट देख करके खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनको कितना ज्ञान है अथवा कितना नहीं ज्ञान है, क्योंकि अगर ज्ञान रहेगा तो निश्चित तौर पर अच्छे अंक रहेंगे, और अगर अच्छे अंक नहीं है यानी उनको अभी ज्ञान की कमी है। तो ये खुद बच्चे मूल्यांकन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संचयनी आकलनम छात्राणाम ज्ञानार्जनस्य एक कालिकम आकलनम। ये एक कालिकम का मतलब कि केवल के सेंस में है, मतलब बस एक ही तरीके से आकलन किया जा सकता है। तो ये निगेटिव था। देखिए केवल शब्द जहाँ भी आ गया आपके पेडागोजी में वो हमेशा निगेटिव सेंस देता है और वो हमेशा एक तरीके से गलत ही होगा। क्योंकि यहाँ पर गलत वाला ही पूछा गया था, निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण कक्षायाम, यानी कि व्याकरण की कक्षा में अस्माभि, यानी कि हमारे द्वारा प्रथमतः पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं तो उनके लिए जो व्याख्या होती है वो एक तरीके से निगेटिव सेंस में देखा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्यों? क्योंकि व्याख्या बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बच्चे खेल के माध्यम से ही सीख पाएंगे। तो जिन जिन ऑप्शंस में आपको व्याख्या दिख रहा होगा पहले तो उसे कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 विकल्प तो आपके ऐसे ही गलत हो गए। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही हो जाएगा। व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, यानी कि जो व्याकरण के रूप होते हैं वो सामान्य संदर्भ में प्रयोग किए जाएंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले सारे पेपर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 23 शिफ्ट में कुल परीक्षा हुई थी, और अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर को कंप्लीट देख लेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि 110 नंबर से ज़्यादा आप ऐसे ही पा लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।